अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। आज इस वीडियो में एक तो मैंने आपके साथ रूटीन में जो क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स मैं शेयर करता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा, और दूसरा साल का ये आज आखिरी दिन है जिस दिन मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट शेयर करूँगा, क्योंकि अगले जो 2 दिन हैं वो मैं हाज़िर नहीं होऊंगा, छुट्टियाँ हैं, मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस साल के जो मेजर इवेंट्स हैं उनको एक रिकॉल करें। इस वीडियो के स्टार्ट में एक छोटा सा रिमाइंडर कह लें आप, वो एक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और दीगर मार्केट की कुछ अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें से एक एयर ड्रॉप के हवाले से गाइड है वो आपको बताऊंगा। चंद हफ्ते पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन उस वक्त कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अभी होपफुली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले जी, इस साल का रिव्यू। साल का स्टार्ट जब इस यानी साल 2023 जनवरी का आगाज़ हुआ तो चाइना की क्रिप्टो के हवाले से जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी से क्रिप्टो मार्केट जो कि 2022 के सारे साल कहीं से आवाज़ें आ रही थी क्रिप्टो डेड, क्रिप्टो स्कैम, तो वो साल के स्टार्ट में ही क्रिप्टो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। और उसके पीछे ज़ाहिरी बात है चाइना की एंट्री थी। चाइना की ऑन 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 शोर और ऑफ शोर जो पॉलिसी है, यानी चाइना, हांगकांग जो है चाइना की प्रॉक्सी समझी जाती है, तो हांगकांग का क्रिप्टो के मामले में फ्रेंडली होना और चाइना का जो ऑन शोर यानी चाइना की जो चाइना मेन लैंड है वहाँ पे चाइना की अभी भी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, गो कि आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होती जा रही हैं। लेकिन उस चाइना के जो एकदम साल स्टार्ट हुआ उस नैरेटिव की वजह से कि अब चाइना जो है क्रिप्टो को गले लगाने जा रहा है, उस वजह से क्रिप्टो मार्केट जो डेड होती जा रही थी। सोलाना जो आज आपको $100 प्लस नज़र आ रहा है, इसको मैं $3, $4, $5 तक देख रहा था। मैंने बल्कि $5 के ऊपर इसकी बाय ऑर्डर भी लगाया था। अच्छा खासा प्राइस तो वहाँ तक नहीं गई, लेकिन इसके साथ साथ बिटकॉइन कोई 17,000 समथिंग के पास चला गया। इथीरियम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई $1,200 था इससे पहले पहले। लेकिन साल के स्टार्ट में ही, जनवरी में ही क्रिप्टो मार्केट एकदम बूम पकड़ा। जैसे मैंने कहा, पीछे मेन वजह चाइना की एंट्री थी और एशियन मार्केट की एंट्री थी। इस वजह से क्रिप्टो मार्केट में पैसा आया, और जो मार्केट डेड समझी जा रही थी, फॉर द फर्स्ट टाइम उसने साल के पहले महीने ही जो टोटल क्रिप्टो मार्केट का कैप था वो 1 ट्रिलियन प्लस हुआ था। फरवरी के महीने में बिटकॉइन के ऊपर ऑर्डिनल्स की एकदम भरमार आना शुरू हुई। ऑर्डिनल्स, ये इंस्क्रिप्शन वगैरह जो NFT BTC फाई जो मार्केट है वो फरवरी के महीने में उसको बूम मिला। फिर मार्च में यूएस ने क्रैकडाउन करना शुरू किया, जिसमें मेजर जो बैंक्स थे जो कि क्रिप्टो को सपोर्ट करते थे, जिसमें सिल्वर बैंक, सिग्नेचर बैंक और इस तरह के 2-4 और मेजर बैंक्स हैं जिसका नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, उनको जनाब यूएस ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से मार्केट में पैनिक फिर दोबारा फैला और ये परसेप्शन बन गई कि यूएस जो है वो क्रिप्टो मार्केट के अगेंस्ट है और वहाँ वो क्रिप्टो मार्केट को स्नब करेगा। वो क्रिप्टो मार्केट अब गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते गए। जब अमेरिका में हालात बिगड़ते तो दुनिया ने क्रिप्टो मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी समझा और उसने वेलकम करना शुरू कर दिया। अप्रैल में यूरोपीय यूनियन ने एक अपना मीका लॉ पास किया। मीका लॉ के फिर मई के महीने में मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी। छोटा सा मुल्क, उस मुल्क ने $500 मिलियन की माइनिंग सेटअप लगाया था। गो के स्टार्ट में इन्होंने कोई अमेरिकी फर्म थी, वेस्टर्न फर्म थी, उन सरमायाकारी सारी उनकी थी और इन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने प्रोवाइड किया था, ज़मीन इन्होंने प्रोवाइड की थी और सरमाया सारा उनका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस साल के स्टार्ट मई के महीने में इस तरह हुआ, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता भूटान खुद इसमें इन्वेस्टर बन गया और अब भूटान इसके बिटकॉइन की माइनिंग के हवाले से खबर थी, अफवाह थी कि भूटान के पास अच्छा खासा बिटकॉइन है उनके नेशनल रिजर्व में। फिर हांगकांग ने भी मई के महीने में ही रिटेल को ट्रेडिंग की परमिशन का आगाज़ किया, उससे भी मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी करना शुरू हुई। जून के महीने में जो SEC है उसने अगेन एक्शन लेना शुरू किया। SEC जनाब बाइनांस और कूकॉइन को नोटिस भेज रहा है, फिर मुख्तलिफ जो क्रिप्टो फर्म्स हैं, क्रैकन को, यू नेम इट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको नोटिस भेज रहा है। एकदम जनाब थानेदार बन गया SEC। उसके बाद जुलाई के महीने में, जून में बड़ा एक्टिव था, जुलाई के महीने में उसको थोड़ा कंट्रोल किया अदालतों ने अमेरिका की। XRP का सबसे पहले फैसला आया।
XRP के हक में जो SEC का केस था पिछले 2-2.5 साल से चल रहा था, अदालत ने, जज ने कहा कि जो मतलब मुद्दा था SEC का, उस मुद्दे के मतलब उस हिस्से के, वैसे उस जजमेंट के 2 हिस्से थे, एक हिस्सा SEC के फेवर में चला गया और एक हिस्सा XRP के फेवर में चला गया। उसकी वजह से XRP की प्राइस एकदम फिर शूट की और मेरा ख्याल है 80-90 सेंट तक गई। उसके बाद फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता डंप हुई, क्योंकि SEC ने कहा कि हम जज के इस फैसले से मुतफिक नहीं हैं और आगे उन्होंने अपील के चक्रों में जाने की तरफ, तो उस वजह से ये बहुत बड़ा मेजर इवेंट था। अगस्त के महीने में पेपाल, वन ऑफ द, यूं समझ लें कि जो रवायती फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें ऑनलाइन पेमेंट्स के मामले में जाइंट जो कंपनी है पेपाल, उसका क्रिप्टो मार्केट में अपना स्टेबल कोइन लॉन्च करना, ये एक मेरी नज़र में बहुत बड़ी न्यूज़ थी। फिर अगस्त के महीने में जब ग्रे स्केल की विक्ट्री हुई, उसके बाद एकदम जो मसल्स थे SEC के अमेरिकी इदारों के, वो आहिस्ता आहिस्ता मसल्स कमज़ोर शुरू हों। ये ग्रे स्केल के फैसले ने, यूँ समझ लें, जो अदालती फैसला था जिसमें SEC ने कहा कि हमने इनका ETF अप्रूव नहीं करना, ग्रे स्केल अदालत चला गया। ग्रे स्केल ने कहा जी ये क्यों नहीं अप्रूव करना, अदालत ने कहा कि आपका ये जो फैसला है इस फैसले को रिव्यू करें। तो फिर उसके बाद अमेरिका में भी इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन बनना शुरू हो गई। सारी दुनिया में तो हो ही रही थी, मास्टर कार्ड, वीज़ा, यू नेम इट, जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने सन 2023 के साल में ही ये क्रिप्टो अडॉप्शन जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी। और ये सब अगस्त के महीने से कुछ देर पहले और उसके बाद स्टार्ट हुआ इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन में, जिसमें ETF की जैसे ही वो रिजेक्शन आई, फिर ब्लैक रॉक की एंट्री, फिर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं तो 12 से ज़्यादा बिटकॉइन में स्पॉट ETF अप्रूवल है। और अनएक्सपेक्टेड है, जब आप दोबारा में मंडे को या अगले साल की पहली जो 10 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉट ETF के वाले से, आपको स्पॉट ETF अप्रूवल मिलेगी। तो इसकी बर्थ हुई मेरी नज़र में एक तो ब्लैक रॉक की अप्लाई करने की वजह से, क्योंकि कहा जाता है कि ब्लैक रॉक का बड़ा असर और रसूख है अमेरिका की पावर में, तो उस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये ETF अप्रूव होगा। फिर साथ ये ग्रे स्केल की विक्ट्री ने भी इस चीज़ को और अहमियत दी। ठीक है, इसके अलावा इसी साल हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस की जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, उन्होंने क्रिप्टो मार्केट के हवाले से मुख्तलिफ जो हैं अपने अपने फ्रेमवर्क्स पेश करना शुरू कर दिए कि इंस्टीट्यूशंस को किस तरह डील करना चाहिए। अगर कोई इंटरनेशनल सेटलमेंट वाली कोर्ट है तो उसकी अलग रिकमेंडेशंस है, IMF ने अलग रिकमेंडेशंस दी। इस तरह जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी बॉडीज़ हैं, उन्होंने मिल के अपने अपने क्रिप्टो रेगुलेशंस के हवाले से अपनी अपनी सजेशन दी। फिर इसी साल जो इथीरियम के स्केलेबल सॉल्यूशंस हैं, रोल अप के साथ साथ ज़ीरो नॉलेज जो रोल अप्स हैं, उनको बड़ी पजीराई मिली। अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ज़ीरो नॉलेज जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बहुत मार्केट में हाइप है। और इस साल के, वैसे तो हर साल ये एयर ड्रॉप का मेनिया रहता है, मेरा ख्याल है सन 2021 के बाद खसूसन, लेकिन इस साल सही लोगों ने एयर ड्रॉप के हवाले से, मैं खुद एयर ड्रॉप अपने चैनल पे आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करता भी आता हूँ, तकरीबन रोज़ कोई ना कोई एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात रहती है। लोगों ने लाखों डॉलर सुने एयर ड्रॉप पे उन्होंने क्लेम किए, जो पाकिस्तानी करोड़ों रुपए की अमाउंट बनती है। और इसी साल सैम बैंकमैन-फ्रीड जो FTX जो कि नवंबर 2022 में क्रैश की थी, उसके जो मालिक हैं उन्होंने गिल्टी करार दिया। और साथ बाइनांस ने प्ली ली कि जो अमेरिकी इदारे हैं उनके साथ 4.3 बिलियन का फ़ाइन उनको पड़ा, उनकी सेटलमेंट हुई अमेरिकी इदारों के साथ। और CZ बाइनांस के जो हेड है उनको बाइनांस को खैराबाद करना पड़ा और कहा जा रहा है कि शायद अगले साल वो अपनी सज़ा जो उनको मिली है वो सज़ा वो भुगतेंगे। ठीक है, ये मेरा ख्याल है साल 2023 की वो यादें थी जो मैं चाहता था आपको रिकॉल करवाऊं, मेजर अपडेट्स थी। ठीक है, अब आते हैं पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़ इंडिया की तरफ से। ये जो काम इंडिया ने किया है ये हमारे यहाँ भी हुआ है, लेकिन इंडिया ने क्या किया है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। फाइनेंशियल आपको ऑलरेडी वैसे पता होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिनको नहीं पता। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया का, उन्होंने 9 जो टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है क्रिप्टो मार्केट जिसमें बाइनांस भी शामिल है, उन सबको शो का नोटिस दिया है और उनको कहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो उनके लॉज वगैरह उनके हवाले से, कंप्लाइंस के हवाले से उनके इश्यूज़ हैं और उनको ये नोटिस जारी किया। और उसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं समझता इंडियन मार्केट की वजह से क्रिप्टो मार्केट में इतना इम्पैक्ट आया होगा। ओबियसली एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इतना फैक्टर अहम नहीं है कि
मतलब मार्केट को कोई एकदम क्रैश हो जाए। और वैसे भी बुल मार्केट के अंदर जब बैड न्यूज़ आती हैं तो उनका इम्पैक्ट कम होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जिसमें बाइनांस, कूकॉइन, ह्यूबी जो कि HTX है मेरा ख्याल है, क्रैकन ये अमेरिकन एक एक्सचेंज है, गेट IO, फिर उसके बाद बिटरैक्स, बिटस्टैम्प, MEXC ग्लोबल और बिट फाइनेंस, OKX मेरा ख्याल है इसमें से बच गई है। अब होगा क्या नेक्स्ट? मेरा ख्याल है होना कुछ नहीं है। इन जो एक्सचेंजेस हैं, इन एक्सचेंजेस को इंडियन गवर्नमेंट कह रही है जी हमसे लाइसेंस लेके और आप काम करें। फिलहाल जो इंडियन यूज़र है, इन्वेस्टर है, उन्होंने जो अपनी, जैसे हमारे यहाँ PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनकी इदारा जो है डिपार्टमेंट, उनको उन्होंने कहा कि इन एक्सचेंजेस के जो एक्सेस है वो बंद कर दे ऐप्स की, तो वो अब बंद हो गई है। इंडियन जो यूज़र्स हैं उनको अब परेशानी होगी, वो VPS के ज़रिए या इस तरीके से वो एक्सेस करेंगे। ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि इंडियन बहरहाल एक बड़ी मार्केट है, उतनी बड़ी नहीं जितनी मैंने आपको स्टार्ट में कहा, एक बड़ी मार्केट है। तो ये जितनी एक्सचेंजेस हैं ये बाकायदा लाइसेंस लेके अपने आप को कंप्लाइंट करके तो वहाँ पे काम करेगी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली वैसे क्या होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ था। पाकिस्तान में बाइनांस के जो हेड थे उन्होंने सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट दे दी। उस स्टेटमेंट को सिंध की FI साइबर क्राइम डिपार्टमेंट था शायद, उन्होंने कोई नोटिस जारी किए। उसके बाद क्या उनकी आपस में सेटलमेंट हुई है, नोबडी नोस, सब खामोशी है। तो इस तरह का नोटिस हमारे यहाँ जो रेगुलेटर बॉडीज़ हैं उनको भी इशू करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये वाली सारी एक्सचेंजेस जो हैं हमारे यहाँ, और लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट भी करना पड़ेगा। अगर रेगुलेट करेंगे तो उसी की बेस पे इनको कोई लाइसेंस वगैरह इशू करेंगे ना, तो इस तरफ नहीं कोई जा रहा। और अगर जाएगा तो इस तरह इन सारी एक्सचेंजेस से पैसा, यार मैं ऐसे बंदे जिनके पास पावर है मैं उनको सजेशन देता हूँ कि जिस तरह आपने बाइनांस से कोई अपनी सेटलमेंट करवाई है, उससे मंथली आपकी लगी हैं, आप एक बार सारे एक्सचेंजेस को नोटिस भेजें। अब 2 नंबर ही सही, अपनी जेब भी भर लें, लेकिन इस तरीके से इनको नोटिस भेजें ताकि इनको पता चले कि पाकिस्तान भी एक कंट्री है, 24-25 करोड़ की आवाम की एक कंट्री है। तो इनको यहाँ से भी कोई नोटिस भेजे तो इस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं, बेशक वो आवाम के पास आएँ या यहाँ के जो मुख्तदर हल्के हैं उनके पास आएँ। ठीक है, मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। बाइनांस पर BTC की प्राइस $4,28,391 पे चलेगी इनके फ्यूचर के ऊपर। और बाइनांस ने, और ये मल्टीपल टाइम्स में हुआ है पिछले 24 घंटों में, और ये बाइनांस में फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये होता रहता है बाइनांस में अक्सर। बल्कि मुझे याद है वकार ज़का का इशू आप लोगों को याद होगा, वकार ज़का ने कोई ट्रेड वगैरह लगाई थी तो इधर इनकी ख़राबी की वजह से उसकी ट्रेड्स वगैरह लिक्विडेट हो गई थी और उसके बाद कोई रिफ़ंड वगैरह नहीं था दिया। एक अच्छा खासा वकार ज़का के साथ इनके फड्डा भी था। ठीक है, तो आप बाइनांस पे ट्रेड्स लेते हुए स्टॉप लॉस के बगैर जो है वो ट्रेड्स वगैरह ना लगाएं। अच्छा, एनालॉस के हवाले से आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, देखें एनालॉस की जो फ्यूचर है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हैरान हूँ। ये पिछले चंद घंटों में एनालॉस की प्राइस जो है वो फिर पंप कर रही है, लेकिन ओवरऑल चूँकि सोलाना डंप कर रहा है तो उसके इकोसिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिरी बात है वहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। इसको आइंदा चंद दिन तक मैं भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसने अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ली है। मैंने यहाँ पे नीचे 0.0002 के ऊपर मैंने अपना ग्रिड बार ट्रेड एक लगाई थी, मेरी वो ट्रेड एक्टिव नहीं हुई क्योंकि 0.00226 तक लोएस्ट प्राइस पे ये डंप हुई है। मेरी जो सेट रही थी उससे ज़रा सा ऊपर से होकर मार्केट दोबारा रिकवरी कर गई है। अगर वो मेरा ऑर्डर हिट हो जाता तो मुझे कम से कम $400-500 का प्रॉफिट होना था, लेकिन ये किस्मत है। इस वक्त उम्मीद करता हूं कि अगर ये मार्केट दोबारा रिकवरी करती है तो एनालॉस की, मुझे मालूम है मेरे बहुत से ऐसे ट्रेडर्स लॉस में हैं, नेगेटिव में हैं, ख़ुसूसन वो वाले लोग जिन्होंने मेरी ट्रेड के सिग्नल्स और पैरामीटर्स को फॉलो करने की बजाय जो खुद उन्होंने अंदाजे लगाए हैं वो ज़्यादा फंसे हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि उधर उनकी रिकवरी होगी, उनके फंड्स जो फंसे फंड्स हैं वो दोबारा निकल आएंगे। और ये जो मीम कोइन के हवाले से एक फिनोमेना है, देखें ये ट्वीट आप देखें, एक बंदा है, उस बंदे ने तकरीबन उसके वॉलेट में 1.5 सोलाना था जिसकी वैल्यू को $92 बनती है। उसमें से उसने सिर्फ एक सोलाना के टोकन बाय किए, सिली टोकन, उसके वॉलेट में। और ये जैसे ही टोकन लॉन्च हुआ विद इन 5 मिनट्स
में उसने वो टोकन बाय कर लिया। यानी सिर्फ उसने कोई $65 उसने पे किए, यानी एक सालाना की प्राइस जो है पे की, और अभी उसकी सालाना की जो वो मीम टोकन है सिली, उसकी प्राइस पंप की, क्योंकि उसका जो सालाना का फाउंडर है उसके साथ लिंक बना के उसकी भी बड़ी हाइप थी। तो उस बंदे के पास जिसने सिर्फ $65 किए थे, उसके पास तकरीबन $1.2 मिलियन से ज़्यादा उसने अर्न किया है। ये देखें, इस तरह के तुक्के जो है मेरे इल्म में नहीं है कि कोई जेन्युइन किसी बंदे के इस तरह के तुक्के लगे। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। ये 5 टोकन लॉन्च होने के फ़ौरन 5 मिनट बाद एक वॉलेट इस तरह बाय। आप मेरी बात सुने, वैसे तो मीम कोइन में बहुत से आप रिस्क लेते हैं, मीम कोइंस में इस तरह जैक लगते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ आप में से ज़्यादातर जो बंदे इस तरह मीम कोइन की हंटिंग करते हैं, उनको प्रॉफिट की बजाय उनको ज़्यादातर लॉस ही होता है। क्योंकि जब आप मीम कोइंस की हंटिंग की तरफ जाते हैं तो जाहिर बात है आपने वहाँ कुछ ना कुछ तो कैपिटल डालना है। तो जब आप कैपिटल डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो आपका कैपिटल ज़ाया जाता है। टोकन सिर्फ वही पंप होते हैं जिनके इस तरह के इनसाइडर जो है वो पैसा डालते हैं, उसकी हाइप क्रिएट करते हैं, उसकी हाइप क्रिएट करके। तो मैं इन अदर वर्ड्स में आपको कहना ये चाह रहा हूं कि मीम कोइंस में लकी होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ठीक है, तो इस तरह मीम कोइंस के हवाले से इतना आपको डेस्परेट नहीं होना चाहिए। एनएफपी जो प्रोटोकॉल कल भी मैंने आपको बताया था, अभी खबर है कि इन्होंने मेरा ख्याल है 31 को स्लीपलेस एआई के जो जेनेसिस एनएफटीज की उन्होंने करनी है, लेकिन इस हवाले से इन्होंने अनाउंसमेंट किया इस प्लेटफॉर्म में कि अगर आप लोग एनएफपी स्टे करेंगे तो फिर आप इनके जेनेसिस की ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगर तो आपके पास एनएफपी हैं तो आप इनकी स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टेकिंग करेंगे तो आप इसके स्लीपलेस के जेनेसिस एनएफटीज के ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अगर एनएफटी मिलता है तो आपको टोकन भी मिलेगा। शायद कि जो कल मैंने आपको कहा था इन्होंने स्नैपशॉट ले लेना, स्नैपशॉट ले लिया इन्होंने, लेकिन गुड न्यूज़ ये है इनके इन्वेस्टर के लिए कि इन्होंने यहाँ अनाउंसमेंट की है कि ये सीज़न 1 के रिवॉर्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि सारे नोड ऑपरेटर्स के लिए ये गुड न्यूज़ है कि इनका जो एयर ड्रॉप है ये सीजनल है, ये अभी सीज़न 1 है। इसका मतलब है कि इस 1 के बाद भी सीज़न होंगे। तो मज़ीद अगर कोई कीज़ वगैरह बाय करना चाहता है तो कर ले। अभी जो रह गए हैं फ़िलहाल वो सीज़न 1 में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, जो मैं एयर ड्रॉप आपको कह रहा था वो उस प्रोजेक्ट का नाम है लियो। इस लियो का सबसे पहले तो आपने ये वॉलेट डाउनलोड करना है। आप वॉलेट डाउनलोड करेंगे, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मेरे ब्राउज़र में इंस्टॉल है। यहाँ पे आप वॉलेट डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आपको फैसेट टोकन चाहिए, यानी टेस्टनेट टोकन्स चाहिए। टेस्टनेट टोकन तो अगर तो आप इनके डिस्कॉर्ड चैनल पे जाएंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। एक तरीका बड़ा आसान है, वो इनको मोबाइल पे एसएमएस भेजना पड़ता है। अगर आप एसएमएस भेजेंगे तो उसके बदले आपको ये 50 टेस्टनेट टोकन जो है वो भेज देंगे। तो इसके अलावा ये कुछ वेबसाइट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये सारी वेबसाइट पे जाके आपने मुख्तलिफ किस्म, जब आपके पास टेस्टनेट टोकन आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे आके एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे कि ये एक डेक्स है, यहाँ पे आके आप टोकन, पहले तो फैसेट में आके ये टोकन सारे क्लेम करें। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब इनके टोकन क्लेम की तरफ जाते हैं तो जैसे मेटामास्क में होता है कि हम लोग एक मेटामास्क में एक साइन इन का ये देखें ऑप्शन खुलती है, और इस एलियो में क्या होता है कि एक अलग से एक ब्राउज़र में एक एक्सटेंशन खुल जाती है, ब्राउज़र में एक अलग से टैब खुल जाता है, वहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन जो है प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। तो आपने इसको क्लोज़ नहीं करना, इसको ओपन ही रहने देना। ये खुद ब खुद आपकी जब ट्रांजैक्शन फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद ये खुद ब खुद टैब जो है वो बंद हो जाएगा और यहाँ पे जो स्टेटस है वो सक्सेस आ जाएगा। तो यहाँ पे फैसेट्स को क्लेम करें, टोकन स्वैप करें, पूल्स में जाकर लिक्विडिटी ऐड करें। फिर इसी तरह एक और एप्लीकेशन है आर्काने फाइनेंस, यहाँ पर भी जाके आप टोकन स्वैप करें, ट्रेड करें, लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। यहाँ पर भी आप फैसेट जो है क्लेम कर सकते हैं, यूएसडीसी वगैरह जितने भी आपने क्लेम करने हैं। ठीक है, ये वाले सारे टोकन क्लेम करें। फिर उसके बाद ये एनएफटी मार्केट है, यहाँ पे आप आके अपनी ये एनएफटी मार्केट नहीं है, ये एलियो का नेमिंग सर्विस है। यहाँ पे आप जाके अपना भी नाम क्लेम कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना क्लेम किया है। इसके लिए आपके पास 2 एलियो टोकन होने चाहिए। ठीक है, इस तरह इसको क्लेम करें, ये भी एयर ड्रॉप में काउंट होगा। फिर जैली के ऊपर इनकी कैंपेन चली है जिसमें आपने इनको ट्विटर और मेरा ख्याल है डिस्कॉर्ड वगैरह पे इनको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर भी एयर ड्रॉप के हवाले से आपको ये चीज़ें काम आएंगी। और लास्ट में इनकी आपने ये NFT मार्केट प्लेस है, यहाँ पे जाके आपने NFTs मिंट करनी है।
नई कलेक्शन बनानी है, और जो ऑलरेडी कलेक्शंस वगैरह हैं अगर तो उन कलेक्शन में आपने पार्टिसिपेट करना है अगर आपके पास टेस्टनेट टोकन है तो, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पेज है, अगर आप में से कोई बंदा इनका नोड ऑपरेट करना चाहे तो इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर भी आपको टोकन जो टेस्टनेट टोकन है क्लेम करने के लिए मालूमात मिल जाएगी। ये देख रहे हैं यहाँ पे इस नंबर पे आपने SMS भेजना है, अपना जो वॉलेट आप इंस्टॉल करेंगे एलियो का, उसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करके, टेस्टनेट का एड्रेस यहाँ से आपने कॉपी करना है और ये कॉपी करके इस नंबर पे आपने SMS करना है, तो आपके वॉलेट में ये फंड्स आ जाएंगे, ठीक है। कुछ देर लगती है तो इसको, ठीक है। लास्ट में जी विटालिक बटरन ने फिर एक नया आर्टिकल लिखा जिसमें वो कहते हैं जी कि इथीरियम को साइबर पंक अगेन बनाएं, क्योंकि उनकी नज़र में क्रिप्टो मार्केट जो है अब अपने असल मकासद से दूर हटती जा रही है, जिसमें बड़ी जो मेजर कंसर्न उन्होंने शेयर किया है वो जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है, ऑन चेन एक्टिविटीज़ का एक्सपेंसिव होना उनकी नज़र में ये जो है क्रिप्टो मार्केट को जो असल उसके मकासद है उनसे दूर लेके जा रहा है। फिर यूज़र जो है दूसरे सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं, और उन्होंने अगला जो जो इथीरियम के हवाले से मज़ीद अपडेट्स हैं उनमें उन्होंने रोलअप्स के हवाले से बड़े पुरुमीद हैं वो। इसके अलावा रोलअप्स में खसूसन जो ज़ीरो नॉलेज प्रूफ्स हैं उसके हवाले से वो बड़े पुरुमीद हैं। इसके अलावा अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन 2024 की यह बहुत बड़ी चीज़ होगी, लाइट क्लाइंट्स और ज़ीरो नॉलेज के हवाले से, ठीक है। कल मैंने आपको कल भी केक टोकन के हवाले से बताया था, अब वो प्रपोजल अप्रूव हो गई है। इंशाल्लाह केक टोकन की प्राइस आप मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती हुई देखेंगे, डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह, उसका मार्केट का ट्रेंड कैसे रहता है। लास्ट में जी चंद दिन पहले हमने डोनाल्ड ट्रंप की, मैंने भी एक NFT मिंट की थी, उसके हवाले से लग रहा है कि इसकी NFT जो है वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई हमें बेनिफिट मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये जो तीसरा फेज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 टाइम अपनी NFT कलेक्शन जो है सेल की है, तो इस बार इनकी कलेक्शन की जो टोटल तादाद थी उसका मेरा करीब करीब हाफ जो है मिंटिंग हुई है, बाकी लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो और साथ साथ ये भी खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन $2.4 मिलियन के इथीरियम कोइन बेस में डाले हैं, यानी पैसे जो है कैश आउट कराए हैं, जितने उसने पैसे इकट्ठे करने थे वो कर लिए हैं, ठीक है। ये थी क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स। इंशाल्लाह हिम्मत रही तो अगले साल के पहले दिन आपके साथ दोबारा गुफ्तगू